मैं रमेश सर न्यू ब्राइट वे में आप सभी का स्वागत करते हैं। और न्यू ब्राइट वे का आज हमारा जो लेक्चर है उसका नाम है अम्ल, क्षार तथा लवण, एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो एसिड बेस एंड सॉल्ट के विषय में यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि सबसे पहले ये शब्द कहाँ से आए। तो इसलिए इसका सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन, तो इसके विषय में समझिए, एक महान वैज्ञानिक रॉबर्ट बॉयल, नाम था उनका रॉबर्ट बॉयल। तो रॉबर्ट बॉयल ये पहले वैज्ञानिक हैं, प्रथम वैज्ञानिक। रॉबर्ट बॉयल प्रथम वैज्ञानिक हैं जिन्होंने एसिड बेस और सॉल्ट ये नाम दिया। तो एसिड बेस और सॉल्ट का नाम देने वाले वैज्ञानिक रॉबर्ट बॉयल हैं। इन्होंने ये काम 1622 ईस्वी के अगल बगल किया। तो 1922 ईस्वी में इन्होंने एसिड बेस और सॉल्ट का नाम दिया। इसके लिए एक शब्द प्रयोग किया, उस शब्द का नाम है, जो शब्द प्रयोग किया गया था वो शब्द था एक्सरे। एक्सरे ये जिसका अर्थ था, इसका अर्थ होता है खट्टा। तो ये खट्टा शब्द प्रयोग किया जाता था। तो इसकी शुरुआत सबसे पहले रॉबर्ट बॉयल ने की है। उसके बाद इन्होंने इसको परिभाषित भी किया, अपने हिसाब से इसकी परिभाषा भी दी। और लेकिन इसमें एक चीज़ जो ये नहीं बता पाए वो था इसका स्ट्रक्चर। इसके स्ट्रक्चर को नहीं समझा पाए। तो स्ट्रक्चर को नहीं, इसकी मतलब इसमें कि अम्ल, क्षार और लवण, तो इसका जो स्ट्रक्चर है, यानी कि इसकी जो संरचना होती है, संरचना को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए या फिर सही से परिभाषित नहीं कर पाए। तो अम्ल, क्षार, लवण की संरचना को परिभाषित करने का काम एक दूसरे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने 19वीं शताब्दी में इसको किया। वो वैज्ञानिक थे आरहेनियस। तो आरहेनियस ने इसकी संरचना को एक्सप्लेन किया और दूसरे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने इसको परिभाषित किया। तो इसलिए सबसे पहले आरहेनियस के अनुसार अम्ल क्या है, क्षार क्या है और लवण क्या है, तो ये समझते हैं हम लोग। तो आरहेनियस के अनुसार, तो सबसे पहले हम लोग आरहेनियस के अनुसार समझेंगे, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर को डिफाइन किया। तो आरहेनियस ने सबसे पहले जो अम्ल के लिए परिभाषा दी वो देखिए क्या है। तो सबसे पहले अम्ल को इंग्लिश में एसिड कहते हैं। तो एसिड, इन्होंने कहा कि एसिड वे पदार्थ हैं, एसिड या अम्ल वे पदार्थ हैं जो जल में घुलने पर H+ आयन देते हैं। ये आरहेनियस की परिभाषा आई अम्ल के विषय में, एसिड के विषय में, कि वे पदार्थ जो जल में घुलने पर H+ आयन देते हैं। इसके बाद में क्षार के लिए जो डेफिनेशन ली गई कि क्षार क्या है, तो क्षार के विषय में यहाँ पे क्षार यानी कि बेस। तो बेस के लिए, तो बेस वे पदार्थ हैं जो जल में घुलने पर OH- आयन देते हैं। तो ये परिभाषा आई इसके लिए, क्षार के लिए, कि क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जल में घुलने पर OH- आयन देते हैं। इसके बाद में आपका जो लवण होता है, लवण,
तो लवण यानी कि साल्ट वे पदार्थ होते हैं जो उदासीन होते हैं, उदासीन होते हैं। कहने का मतलब अम्ल और क्षार को जब मिलाया जाता है ये तब बनते हैं, यानी कि ये अम्ल की क्रिया जब क्षार से कराते हैं तो उस समय लवण बनते हैं और साथ में अनिवार्य रूप से जल निकलता है। तो ये परिभाषा सबसे पहले आर्हेनियस के अनुसार आई। इसके बाद फिर एक दूसरे वैज्ञानिक आते हैं जिन्होंने इसको परिभाषित किया, और वो थे आपके ब्रस्टन एंड लोरी। तो अब हम लोग इसको जानेंगे ब्रस्टन और लोरी के अनुसार ये अम्ल, क्षार और लवण क्या होते हैं। तो ब्रस्टन एवं लोरी के अनुसार इन्होंने इसको डिफाइन किया। तो ब्रस्टन एवं लोरी के अनुसार अम्ल वे पदार्थ हैं, अम्ल वे पदार्थ हैं जो प्रोटॉन देते हैं। ये इन्होंने इसको बताया कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो प्रोटॉन देते हैं। इसके बाद एक और वैज्ञानिक आते हैं लुईस। तो लुईस के अनुसार अब लुईस ने इसको एसिड को कैसे प्रभावित किया कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं, अम्ल वे पदार्थ हैं जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं और इसी परिभाषा को मान्यता मिली। लुईस ने जो परिभाषा दी इसी को मान्यता प्राप्त हुई। तो इसी को मान्यता प्राप्त हुई, तो इसी को मान्यता दी गई और आजकल इन्हीं की डेफिनेशन मान्य होती है कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। जबकि ब्रेस्टन और लोरी ने कहा कि अम्ल वे पदार्थ हैं जो प्रोटॉन देते हैं। आर्हेनियस ने कहा कि अम्ल वे हैं जो H+ आयन देते हैं। तो इस तरीके से हर वैज्ञानिक ने इसको अलग अलग प्रकार से डिफाइन किया, लेकिन सबसे सटीक डेफिनेशन लुईस की मानी गई है। चलिए, अब इस प्रकार से ये हमने अम्ल, क्षार और लवण को पढ़ लिया। इसके बाद सोरेनसन एक वैज्ञानिक हैं जिन्होंने इसको सबसे स्टैंडर्ड तरीके से डिफाइन किया और एक अपनी स्केल भी दी जिसके माध्यम से हम लोग अम्ल, क्षार या लवण तीनों को अलग अलग क्लासीफाई कर सकते हैं। तो अब इसमें हम लोग जानेंगे सोरेनसन के अनुसार। सोरेनसन के अनुसार, तो सोरेनसन के अनुसार, इनके अनुसार अम्ल, क्षार और लवण क्या है। तो सोरेनसन ने पीएच स्केल, एक स्केल होती है पीएच स्केल। तो पीएच स्केल की खोज की। तो जो पीएच स्केल पाई जाती है इसके खोजकर्ता सोरेनसन है। पीएच का फुल फॉर्म होता है, इसका फुल फॉर्म तो इसका जो फुल फॉर्म है पावर ऑफ हाइड्रोजन, इसको पावर ऑफ हाइड्रोजन के नाम से भी जाना जाता है। तो सोरेनसन की जो पीएच स्केल है, इस स्केल को इन्होंने इस तरीके से डिफाइन किया, इसको हम इसी पे बनाए दे रहे हैं। ये इन्होंने एक पीएच स्केल बनाई
और इस पीएच स्केल में ये 20 से इसको ऐसे बराबर बराबर डिवाइड कर दिया। अब इसमें 0 से स्टार्ट करिए, 0 से 14 तक टोटल ये जाती है। ये पूछा जाता है कि कहाँ से कहाँ तक इसकी रेंज है, तो 0 से स्टार्ट होकर के 14 तक जाती है, जिसके मध्य में 7 रहता है। अब यहाँ से नंबर डालना शुरू कर दीजिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 तो हो ही गया, 8 9 10 11 12 और 13। इस तरीके से ये पीएच मान है, इन्हीं को पीएच मान कहा जाता है। ये पीएच मान या पीएच वैल्यू उसी की ये स्केल है। अब इसमें 7 इसका मिड टर्म है। 7 को विशेष का ध्यान रखना, क्योंकि ये इसका मिड टर्म होता है यहाँ से। अब इस 7 के इधर की जितनी वैल्यूज हैं ये वाली, ये सब के सब अम्ल कहलाते हैं। अम्ल, अम्ल मतलब ये एसिड है। और जब 7 के हम इधर देखेंगे, इधर साइड जैसे बढ़ेंगे, ये सब क्षार कहलाते हैं, यानी कि ये बेस हैं। टेस्ट के आधार पे देखेंगे तो अम्ल जो होते हैं वे खट्टे होते हैं। टेस्ट के आधार पे अम्ल जो होते हैं वो खट्टे होते हैं, जबकि जो बेस होते हैं वो सब कड़वे होते हैं। अब इसमें किसी का पीएच मान यदि 7 से कम है, 6 5 4 3 2 1 इनमें से कोई है तो वो अम्ल होता है, इससे ज़्यादा है तो वो क्षार, और एकदम 7 ही है, एग्जैक्ट 7 है, तो फिर वो लवण की कैटेगरी में आता है। लवण मतलब वो साल्ट हो जाता है, या फिर इसमें ये कहें कि वो शुद्ध जल है, क्योंकि जो शुद्ध जल होता है उसका पीएच, शुद्ध जल का जो पीएच मान है वो आपका 7 के बराबर होता है। तो शुद्ध जल भी कह सकते हैं, इसको साल्ट भी कह सकते हैं, ये इसका बॉर्डर होता है। अब यहाँ पे इन्होंने सारेंसन ने अपने इसी पीएच स्केल के हिसाब से डिफाइन किया। तो इस पे इन्होंने कहा कि अम्ल, जो अम्ल होते हैं यानी कि जो एसिड हैं, ये लेस देन 7, जिनका पीएच मान 7 से कम होता है वो सारे एसिड कहलाते हैं। और जो क्षार होते हैं, क्षार मतलब जो इसके बेस हैं, ये ग्रेटर देन, इनका ज़्यादा वैल्यू रहती है 7 से, तो जिनका पीएच मान 7 से ज़्यादा रहता है वो सारे बेस हो जाते हैं। और जो लवण होते हैं, लवण मतलब साल्ट, ये आपके इक्वल होते हैं 7। तो जिनका पीएच मान, यहाँ पे हम पीएच मान ले रहे हैं, तो ये पीएच मान जिसका 7 के बराबर है वो साल्ट, जिसका 7 से ज़्यादा है वो क्षार यानी बेस, और जिसका मान 7 से कम है वो सारे के सारे अम्ल कहलाते हैं। तो इस तरीके से पीएच स्केल के आधार पे भी इसको डिफाइन किया गया है। अब इसमें टेस्ट के आधार पे अम्ल खट्टे, लवण जो है वो नमकीन होते हैं, और क्षार जो है वो कड़वे होते हैं। अब ठीक इसके आगे बढ़ते हैं। अब इसमें आगे जानते हैं कि अम्ल, क्षार और लवण इनकी पहचान कैसे करेंगे। तो पहचान के लिए कुछ सूचक शब्द भी प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन सबसे पहले इसमें जो प्राचीन काल में इसकी पहचान होती थी, पहले उसको बता देते हैं कैसे जानेंगे। तो इसमें प्राचीन काल में, प्राचीन काल, तो सबसे पहले इसको जो पहचान करते थे तो वो बहुत सिंपल परिभाषाएं थी। जैसे इसमें अम्ल है, तो अम्ल की पहचान, इसकी पहचान की जाती थी कि वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं, तो ये स्वाद के आधार पे होता था, स्वाद कहें या टेस्ट। तो टेस्ट में यदि खट्टे लगते थे तो जो खट्टे होते हैं उन्हें हम लोग अम्ल कहते थे। फिर उसके बाद में ऐसे क्षार की परिभाषा, क्षार की पहचान पहले कैसे की जाती थी। तो क्षार की पहचान वे पदार्थ जो स्वाद में, स्वाद यानी कि टेस्ट में, तो जो टेस्ट में कड़वे होते थे, कड़वे होते हैं, तो जो स्वाद में कड़वे होते हैं वो क्षार। और एक जो लवण बचा, तो लवण वे पदार्थ होते हैं
लवण यानी कि साल्ट, तो जो स्वाद में नमकीन होते हैं, जिनका स्वाद जो है वो नमकीन रहता है, यानी साल्टी, साल्टी, स्वाद में नमकीन। तो जो स्वाद में नमकीन होते हैं उन्हें लवण कहा जाता था। और जो कड़वे होते थे, कड़वे वाले, तो कड़वे वालों को पहले क्षार के नाम से जानते थे, और खट्टे जो होते थे उनको अम्ल कहते थे। क्योंकि अब इस समय लगभग 25,000 अकार्बनिक पदार्थ, 25,000 अकार्बनिक पदार्थ ज्ञात हैं, और इनको अब 3 भागों में बांटा गया है। तो प्रत्येक को खाया तो नहीं जा सकता है, क्योंकि इसमें बहुत खतरनाक भी होते हैं। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है, तेजाब, तो उसका टेस्ट के आधार पे हम लोग पता लगा पाना सबका बहुत मुश्किल है। तो इसलिए इन तीनों की अम्ल, क्षार और लवण, इनकी पहचान करने के लिए कुछ विशेष पदार्थ कह लीजिए तो वो बनाए गए हैं, जिन्हें सूचक कहा जाता है। तो अब हम लोग जानते हैं कि सूचक क्या होता है और ये कितने प्रकार के होते हैं, और इनके माध्यम से कैसे हम पता करते हैं कि कोई भी दिया गया विलयन या कोई पदार्थ अम्लीय है, क्षारीय है या फिर लवणीय है। तो सबसे पहले इसके आगे समझते हैं सूचक। तो सूचक क्या होते हैं? तो यहाँ पे सूचक, सूचक को इंग्लिश में इंडिकेटर कहते हैं, इंडिकेटर, तो जो सूचना देते हैं। सूचक का अर्थ होता है जो सूचना देते हैं। तो सूचक वे पदार्थ होते हैं, वे पदार्थ जो किसी भी पदार्थ या विलयन को के विषय में बताते हैं या सूचना देते हैं, सूचना देते हैं, सूचक कहलाते हैं। तो सूचक कहलाते हैं। सूचना क्या देते हैं? सूचना ये देते हैं कि जो दिया गया पदार्थ है वो अम्लीय है या फिर क्षारीय है या फिर वो लवणीय है। तो अम्ल, क्षार और लवण के विषय में सूचना देने वाले पदार्थों को सूचक कहा जाता है। अब सूचक कितने प्रकार के होते हैं? सूचकों के प्रकार, तो ये सूचक जो हैं ये मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। अब इनको समझना है यहाँ पे कि सूचक के जो प्रकार हैं ये 3 प्रकार के हैं। नंबर 1, वे सूचक होते हैं जो प्रकृति में हमें सीधे प्राप्त होते हैं या प्रकृति से पाए जाते हैं, इसलिए उनको प्राकृतिक सूचक कहा जाता है। तो एक तो होते हैं इसमें प्राकृतिक सूचक जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, इसको नेचुरल इंडिकेटर बोलते हैं, नेचुरल इंडिकेटर। तो नेचुरल इंडिकेटर हो गए प्राकृतिक सूचक। एक वे सूचक होते हैं जो लैब में वैज्ञानिक स्वयं बनाते हैं, इसलिए उनको कृत्रिम सूचक या फिर इनका दूसरा नाम है संश्लेषित सूचक। संश्लेषित की इंग्लिश होती है, इसको तो आर्टिफिशियल बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंडिकेटर, और संश्लेषित को सिंथेटिक इंडिकेटर। और एक और पाए जाते हैं, इसको आगे बढ़ा के लिख लेते हैं। तीसरे प्रकार के जो इसमें रहते हैं वो आपके गंधीय सूचक।
तो गंधीय सूचक, गंधीय सूचक को ओलिगोफैक्टरी बोलते हैं, ओलिगोफैक्टरी, ओलिगोफैक्टरी। तो ये ओलिगोफैक्टरी, ये आपके गंधीय सूचक होते हैं। अब इसमें प्राकृतिक सूचक क्या होते हैं, जो प्राकृतिक तौर पे पाए जाते हैं, कृत्रिम लाइब्रेरी में बनाए जाते हैं ये। और जो गंधीय सूचक होते हैं ये अपने गंध की वजह से सूचना देते हैं कि कोई भी दिया गया विलयन या पदार्थ अम्लीय है, क्षारीय है या लवणीय है। अब इसमें साथ में ही हमको ये भी जानना है कि प्राकृतिक सूचक कौन कौन से होते हैं जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं। इसमें आपका एक तो हो गया लिटमस पेपर, और दूसरा हो गया लिटमस पेपर हो गया एक। लिटमस पेपर के बाद में दूसरा हल्दी, हल्दी के बाद गुड़हल, गुड़हल के बाद में आपके चाइना रोज, तो चाइना रोज, और उसके बाद गुलाबी गोभी, गुलाबी गोभी। तो ये इसमें 5 मुख्य पाए जाते हैं। कृत्रिम में आपका जो होता है, एक तो फिनोप्थिलीन, और एक आपका ऑरेंज, इसको ठीक। तो इस तरीके से इसमें जो प्राकृतिक सूचक जो हमें प्राकृतिक तौर पे सीधे प्राप्त होते हैं, इसमें लिटमस पेपर, हल्दी, गुड़हल, चाइना रोज, गुलाबी या लाल गोभी के नाम से भी जानते हैं इसको, गुलाबी या लाल गोभी। जो कृत्रिम सूचक हैं या जो आर्टिफिशियल इंडिकेटर होते हैं या संश्लेषित सूचक, सिंथेटिक इंडिकेटर, ये लेबोरेटरी में बनाए जाते हैं। इस एक में फिनोप्थिलीन हो गया, मेथिल ऑरेंज हो गया। और गंधीय सूचक ये अपने गंध के कारण से बताते हैं कि कोई भी अम्लीय है, क्षारीय है। इसमें आपका एक प्याज हो गया, और दूसरा जो है वो इसमें लौंग या लौंग का तेल। तो ये गंधीय सूचक होते हैं। अब ये कैसे अपना वर्क करते हैं, इनके विषय में कुछ थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं, क्योंकि ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हम लोग जानते हैं कि ये जो इंडिकेटर होते हैं, जिन्हें हम सूचक कहते हैं, सूचक में 2 गुण पाए जाते हैं। एक पहला गुण होता है इसका, वो रंग के आधार पर बताते हैं कि दिया गया कोई भी लवण अम्लीय है, क्षारीय है, या कोई भी पदार्थ या विलयन अम्लीय है, क्षारीय है या फिर लवणीय है, उसको या तो रंग के आधार पर बताते हैं या फिर उसको गंध के आधार पर बताते हैं। तो इसमें ये 2 गुण पाए जाते हैं। इन 2 गुणों के आधार पे सूचक मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। वैसे तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन मुख्यतः ये 3 प्रकार के ही हैं। तीनों के नाम हैं, एक है प्राकृतिक सूचक, दूसरा है कृत्रिम या संश्लेषित सूचक, और तीसरा है गंधीय सूचक या फिर ओलिगोफैक्टरी। इसको संश्लेषित को संश्लेषण ही कहते हैं या आर्टिफिशियल। अब जो प्राकृतिक सूचक होते हैं, ये सूचक प्रकृति से हमें सीधे प्राप्त होते हैं, इसलिए इनको प्राकृतिक सूचक कहा जाता है। और प्राकृतिक सूचक में नंबर 1 पे होता है लिटमस पेपर। लिटमस पेपर की ये विशेषता है, कई बार पूछा गया है, यहाँ पे हमने लिख रखा है लिटमस पेपर बैंगनी रंग का होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये बैंगनी रंग का होता है, जो थैलोफाइटा समूह के लाइकेन के पौधे से प्राप्त किया जाता है, और फिर उसी को पेपर पे शिफ्ट कर देते हैं 2 प्रकार के पेपरों पे, एक पेपर को नीले रंग का और दूसरे लाल रंग का। तो जो नीले रंग का लिटमस पेपर होता है, इसके ऊपर जब एसिड डाला जाता है या इसको जब एसिड में डाल दिया जाता है तो ये लाल रंग का हो जाता है। इससे पता चलता है कि दिया गया विलयन वो जो है एसिडिक है या एसिड है। और एक लिटमस पेपर लाल रंग का होता है, इसको जब बेस में डालते हैं तो ये नीले रंग का हो जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो लिटमस पेपर है, एसिड मतलब नीला लिटमस पेपर
एसिड में डालने पर लाल हो जाता है और लाल लिटमस पेपर बेस में डालने पर नीला हो जाता है। तो जो लिटमस पेपर को नीले से लाल कर दे वो एसिड, और जो लिटमस पेपर को लाल से नीला कर दे वो बेस। तो इस तरीके से इससे पहचान करते हैं। एक होता है हल्दी। तो हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है जो लवण और अम्ल इनको इसमें डालिए तो नो चेंज, कोई वेरिएशन नहीं दिखाता है। जबकि क्षार में यदि हल्दी मिला दी जाए तो ये उसे लाल कर देता है। तो इससे पता चलता है कि हल्दी क्षार को लाल करती है, जबकि लवण और अम्ल को नो चेंज। उसके बाद गुड़हल। गुड़हल एक महत्वपूर्ण सूचक है प्राकृतिक, जो लवण में तो नो चेंज रहता है और अम्ल को गुलाबी कर देता है। यदि कोई अम्ल को हम गुड़हल में डाल दें या गुड़हल को अम्ल में डालें तो वो गुलाबी हो जाता है। यदि कोई चीज़ है उसको जैसे हमने डाला गुलाबी हो गया तो समझ लो वो अम्ल है। और यदि हमने उसको क्षार को हमने गुड़हल या गुड़हल को क्षार में डाल दिया तो वो हरे रंग का हो जाता है। इससे पता चल जाता है कि ये क्षार है। तो क्षार हरे रंग का कर देगा और अम्ल को गुलाबी बना देता है, जबकि लवण में ये नो चेंज रहता है। ऐसे ही चाइना रोज और लाल गोभी दो और पाए जाते हैं, हालांकि इनका बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। कृत्रिम और प्राकृतिक संश्लेषित ये सूचक लेबोरेटरी में वैज्ञानिकों द्वारा बनाए जाते हैं, इसलिए ये दो हैं, एक फिनोल्फ्थीन और दूसरा मेथिल ऑरेंज। फिनोल्फ्थीन अम्ल में डालने पर ये नो चेंज रहता है, कोई वेरिएशन नहीं दिखाता है, जबकि क्षार में यदि डाल दीजिए तो ये गुलाबी रंग का हो जाता है, यानी पिंक हो जाता है। ऐसे ही मेथिल ऑरेंज। मेथिल ऑरेंज जो है वो अम्ल में यदि डाल दिया जाए तो लाल रंग का हो जाता है, जबकि मेथिल ऑरेंज को यदि क्षार में डाल दें तो पीले रंग का हो जाता है। तो जैसे ही मेथिल ऑरेंज को किसी में डाला गया और यदि वो पीला हो गया तो निश्चित रूप से वो विलयन क्षारीय होगा, और किसी को मेथिल ऑरेंज को यदि डाला गया और वो लाल हो गया विलयन तो समझ लीजिए वो अम्लीय होगा। इस तरीके से ये दो महत्वपूर्ण प्राकृतिक सूचक हैं। तीसरा गंधीय सूचक है, अपने गंध वाले गुण। ये जो दूसरा गुण है गंध, उसकी वजह से जाने जाते हैं। गंधीय सूचक में प्याज, लौंग और वेनिला तीन गंधीय सूचक होते हैं मुख्य। इसमें से जो प्याज होता है जब इसको अम्ल में डाल दिया जाता है तो स्मेल इसकी बढ़ जाती है, तो इससे पता चलता है कि विलयन हमारा अम्लीय है। और यदि इसको क्षार में प्याज को डाल दो तो इसकी स्मेल चली जाती है, गायब हो जाती है, तो इससे पता चलता है कि ये क्षार है। ऐसे ही लौंग की प्रॉपर्टी है, ऐसे ही वेनिला की है। इस तरीके से ये एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है जिसको हमने यहाँ पे समाप्त कर लिया। इसके आगे हम लोग अम्ल, क्षार और लवण के भौतिक और रासायनिक गुणों के विषय में आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।